दोस्तों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी कि चौबे जी चले छब्बे जी बनने और दूबे जी बन के आ गए। कहीं ट्रंप साहब के साथ तो ये नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर अपने यहाँ पे टैरिफ लगाए, बाकी जो राजनीतिक और आर्थिक बदलाव करने की कोशिश करी, क्या उससे कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ट्रंप साहब खुद फंस गए हैं? आज हम इसी की चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी जुलाई का महीना शुरू हुआ है। पिछले 3 महीनों के अंदर अमेरिका की पॉलिसी से अमेरिका पे क्या असर हुआ है, आज हम थोड़ी सी चर्चा इसकी करेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। इसीलिए आज की चर्चा कुछ आंकड़ों के साथ और किस क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। करीब 10 सेक्टर, उसमें आपका भी क्षेत्र हो सकता है, करीब 10 क्षेत्र ऐसे हैं जिसकी चर्चा मैं आपसे करने वाला। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके इंटरेस्ट की बात हो सकती है, आपका व्यापार हो सकता है, आपका वहां कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका भविष्य का कोई प्लान हो सकता है। बहुत कुछ असर करेगा जो ट्रंप साहब कर रहे हैं इस बात में। इसीलिए इस वीडियो को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें और एनकरेजमेंट मिलेगा और अच्छी जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं आज के मुद्दे की। अमेरिका फर्स्ट, ट्रंप। ट्रंप साहब का यही एजेंडा था, यही कह के आए थे, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये एक पूरी लॉबी उन्होंने शुरू की थी, जो अमेरिका में, जैसे हम भारत में कहते हैं ना, मेरा भारत महान, इसी तरह से मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट। तो हर राष्ट्राध्यक्ष अपनी एक लिगेसी छोड़ के जाना चाहता है और उसके लिए वो तरह तरह के रास्ते और पॉलिसी या नीतियां अपनाता है। अब सवाल इस बात का है कि ट्रंप साहब की नीतियों का क्या हो रहा है। हाउ ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज इंपैक्टिंग और बैकफायरिंग द यूएस। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये जो करना चाह रहे हैं ट्रंप साहब, क्या वास्तव में ये चीज हमें लगती है कि ये अमेरिका के फेवर में जाएगी? इसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो अभी हुई है, उन पे ध्यान देंगे। आप यहां देखिए दोस्तों, 9 तारीख की डेडलाइन थी, 9 जुलाई की, कि हम टैरिफ लगा देंगे। अब उसको बढ़ा के कर दिया है 1 अगस्त। अब पॉलिटिशियन है, और वो ये तो नहीं कहेंगे कि जो मैं चाह रहा था, जैसे मैं चाह रहा था वैसे हुआ नहीं। तो पॉलिटिशियंस हमेशा एक नया नैरेटिव देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम एनफोर्स करेंगे 1 अगस्त से, क्योंकि जो कंट्रीज हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, शायद उनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए, और कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर वो सब डील्स कंक्लूड हो जाएंगी। तो हम 9 तारीख को टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम 1 अगस्त से लगाना शुरू करेंगे। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात थी। 90 दिन का उन्होंने जो टाइम दिया था, वो एक्चुअली 9 जुलाई को खत्म हो रहा था। और अब जो नया टैरिफ है, जिसको वो कह रहे हैं कि जापान और कोरिया को तो उन्होंने चिट्ठी भेज दी है कि आप एग्रीमेंट साइन करो, नहीं तो हम 1 अगस्त से आप पे 25% टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, जैसा मैंने कहा कि आपको हमेशा पॉलिटिशियंस एक नई कहानी सुनाते हैं, अलाउज फर्दर नेगोशिएशन। तो ये एक उनका खेल है। अब रही बात कि साहब इस पूरे खेल से अमेरिका को क्या मिलने वाला है, ट्रंप साहब को क्या मिलने वाला है। कीप्स कंट्री अंडर प्रेशर टू क्लिंच द डील बिफोर टैरिफ हिट्स। आप उनको इंसेंटिव दे रहे हो कि भाई साहब आके कर लो, नहीं तो फंस जाओगे, आप पे टैरिफ लग जाएगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, हम आपको ये कह रहे हैं, ठीक है आप डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे, कोई बात नहीं, हम आपको 3-4 हफ्ते का टाइम और दे देते हैं, आप अपने अपने डील को कंक्लूड कर लीजिए। और साथ ही साथ उनका ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है कि भाई रेट तो अप्लाई होंगे, लेकिन मैं लास्ट मिनट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से आइए और हमसे बात करके समझौता कर लीजिए। अभी तक क्या हुआ है दोस्तों? अभी तक जो हुआ है वो सिर्फ 2 देशों ने अमेरिका के साथ साइन किए हैं, यूके और वियतनाम। वियतनाम से करीब 15% एक्सपोर्ट होता है अमेरिका से वियतनाम को,
और वियतनाम करता है करीब 110-120 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अमेरिका को। तो ट्रेड डेफिसिट अभी भी बहुत ज्यादा है। अब जो वियतनाम 15 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है वो कितना और कर लेगा? अगर डबल भी कर लेगा तो क्या होगा? 30 बिलियन डॉलर। हालांकि इतनी क्षमता वियतनाम में नहीं है। मैं वहां गया था इसी साल, पिछले महीने मैं वियतनाम में ही था। लेकिन स्थिति क्या है कि आप चाह रहे हैं कि एग्रीमेंट हो जाए, हो गया, तो 15 का अगर 20 भी हो जाता है, 30 भी हो जाता है, तो डेफिसिट तो फिर भी है 70 बिलियन डॉलर। तो क्या मिला अमेरिका को? ये बातें, चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ यूके ने फाइनलाइज किया जो भी एक नॉमिनल एग्रीमेंट है। इंडिया और यूयू के साथ कह रहे हैं कि बहुत क्लोज है, लेकिन इंडिया के मामले में हमको पता है, मैंने एक वीडियो बनाए हैं डिटेल में, कि एग्रीकल्चर को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत ज्यादा है। अब आती है बात आगे कि अभी तक जो हुआ उससे क्या हुआ। ट्रंप साहब ये भूल गए कि देखिए, दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। पिछले 3 महीने के अंदर अगर हम देखें तो अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 31 बिलियन डॉलर बढ़ गया। मतलब 18 बिलियन डॉलर, 18% जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया। हुआ क्यों? इंपोर्ट तो उतने के उतने ही रहे, एक्सपोर्ट गिर गए। अब आप देखिए, उल्टा असर हो गया। ट्रंप साहब चाह रहे थे कि एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। हुआ उल्टा कि इंपोर्ट तो उतने ही रहे, थोड़े बहुत कम हुए होंगे, लेकिन एक्सपोर्ट घट गए। अब ये समस्या ट्रंप साहब को सताएगी। अब कौन से सेक्टर में क्या हुआ, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। इसमें डेफिसिट बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीन, व्हीकल, सेमीकंडक्टर डिमांड बराबर है, कारें बन रही हैं, डिफेंस को इक्विपमेंट चाहिए, आपको डिफेंस के इक्विपमेंट इजराइल को भी देने हैं, यूक्रेन को भी देने हैं, अपनी आर्मी को भी देने हैं, तो ये सब चीजें चाहिए। इंपोर्ट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम यह हो गई कि आपने टैरिफ तो लगा दिए 10% बेस रेट, आपके इंपोर्ट के रेट बढ़ गए, तो आपका नुकसान ज्यादा हो गया, आपको फायदा कम हुआ। और खासकर जो दूसरे कंट्रीज हैं, चाइना, यूरोप जैसे, उन्होंने रिटेलिएशन भी शुरू कर दिया, तो आपका जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो कम हो गया। और ट्रेंड क्या हुआ कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो करीब 5% गिर गया, इंपोर्ट जारी रहा। इसका मतलब ये है कि ओवरनाइट आप फैक्ट्री नहीं बना सकते। ट्रंप साहब को मैं इसीलिए बोल रहा था, पहली बार अगर आपने वीडियो देखा हो, कि ट्रंप साहब गोल्फ खेलते हैं, वो चेस नहीं खेलते हैं। उनको लंबी सोच नहीं आती है, उनको वो जो दिखता है बस वहीं तक दिखता है। अगर वो चेस खेले होते और थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग किया होता कि अगर आज आप टैरिफ लगा रहे हो, मार्केट तो आज भी कंज्यूम कर रहा है, पहले आप इन्वेस्टमेंट करवाते, लोगों को बुलाते, अपनी कैपेसिटी बढ़ाते, स्किल डेवलपमेंट करते, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती, फिर जहां जहां पे आपकी कैपेसिटी बिल्ड होती वहां वहां पे आप टैरिफ लगाते, धीरे धीरे आप अमेरिका फर्स्ट और मेक इन इंडिया के, मेक इन अमेरिका के एजेंडा को आगे ले जाते। लेकिन आपने क्या किया? हड़बड़ में कि मैं पूरी दुनिया को बदल डालूंगा, एक वो ऐड आता था ना, सारे बदल डालूंगा, वो सारे बदलने के चक्कर में अपने ही घर में आग लगा ली ट्रंप साहब ने। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप साहब की मुश्किलें बढ़ गई। अब एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था अमेरिका के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, और ये उनको भी पता है कि कनाडा, मैक्सिको, चाइना, दुनिया भर में करीब 100-150 बिलियन डॉलर का वो एग्री एक्सपोर्ट्स करते थे। ट्रेडिशनली अमेरिका सरप्लस देश है, क्योंकि आबादी कम है, जमीन ज्यादा है, और टेक्नोलॉजी को वो सब्सिडाइज करते हैं। बहुत कुछ वहां पे सब्सिडी है, जिससे किसान खूब पैदावार करते हैं और सरकार सब्सिडी देके एक्सपोर्ट भी करती है। खासकर जो क्रॉप्स हैं उनकी, सोयाबीन, कॉर्न, व्हीट, डेयरी एलिमेंट। अब कॉर्न और सोयाबीन और डेयरी को लेकर ये भारत से भी नेगोशिएशन चल रहा है, जिसपे भारत सरकार अटकी हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब, हम एक्सपोर्ट के लिए दूसरे देशों में कस्टम ड्यूटी कम कराएंगे, जबरदस्ती करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। तो इंडिया और चाइना ने कहा ठीक है, आप भी लगा लीजिए, हम भी लगा लेंगे। तो क्या होगा? जो ऑलरेडी आपका सरप्लस सेक्टर था वो और सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और चाइना अगर खरीदना बंद कर दें कि हम ब्राजील और अर्जेंटीना से ले लेंगे, तो क्या होगा? ट्रंप साहब इस बात को नहीं समझे, इसीलिए एक्सपोर्ट्स आर डिक्लाइनिंग,
ड्यू टू वीक ग्लोबल डिमांड प्लस जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। अब क्या हो रहा है कि हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका से ज्यादा शायद ब्राजील पे हो जाए, वो सार्क मेंबर कंट्री है, हम अर्जेंटीना के पास चले जाएं, तो जो हम तेल सोयाबीन ऑयल हम अमेरिका से लेते थे वो ब्राजील से ले। ऐसी स्थिति में क्या होगा? नुकसान किसका हुआ? भारत की तो जरूरतें पूरी हो गई, नुकसान अमेरिका का हुआ। ये शायद बात नहीं समझ पाए, और पोटेंशियल जो रिस्क है, ये बहुत बड़ा खतरा, पॉलिटिकल खतरा ट्रंप साहब को लग रहा है, और इसीलिए वो भारत के एग्रीकल्चर मार्केट को किसी भी तरीके से खुले, इस पे पूरा जोर लगा रहे हैं। अब बात करते हैं वहां के सर्विसेज सेक्टर की। अब सर्विसेज सेक्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। फाइनेंस, कंसल्टिंग, एजुकेशन, आईटी, मीडिया, टूरिज्म। वीसा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, लोग नहीं जा पा रहे, टूरिस्ट जाना बंद कर दिए। बहुत सीरियस क्राइसिस है जो कनाडा के से रिलेटेड, या जो नजदीक उनके स्टेट्स हैं जहां पे कैनेडियन टूरिस्ट आते थे, यूरोपियन टूरिस्ट आते थे, खासकर न्यूयॉर्क जैसी जगह में होटल ऑक्यूपेंसी काफी गिर गई है। और हुआ क्या कि जो पहले सरप्लस होता था $24 बिलियन, वो घट के $21 बिलियन रह गया पिछले 3 महीने में, क्योंकि $3 बिलियन का नुकसान हो गया, टूरिस्ट ही नहीं आए। ये बात भी ट्रंप साहब को समझनी होगी, और जो लॉन्ग टर्म इरोजन है सॉफ्ट पावर का और सर्विस एक्सपोर्ट्स का, इस पे असर पड़ेगा। कल को हो सकता है भारत फेसबुक का अल्टरनेट बना ले, आपके वहां जितने भी सर्विसेज हैं उसका अल्टरनेट बना ले, गूगल का अल्टरनेट बन जाए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अल्टरनेट बन जाए। चाइना तो कर ही रहा है ना, तो भारत क्यों नहीं कर पा रहा? भारत इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारा विजन नहीं है। हम कैजुअल हैं, केयरलेस हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। चाइना ने नहीं किया। सिर्फ हथियार खरीदना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, आपका सारा डेटा विदेश में जा रहा है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे विदेश में जा रही है, जिसको वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। चाइना इस बात को समझता था, इसलिए उन्होंने जितने भी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज थी अमेरिका की, उनको बंद कर दिया कि हमें आपकी यहां परमिशन नहीं है। क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता? कितना महंगा है, क्यों नहीं कर पाए? क्या इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? कौन रोक रहा था? क्या इस पे संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? लेकिन हमारा विपक्ष है, उसको भी बात में इंटरेस्ट नहीं है। खैर, उसकी चर्चा हम अलग से करें। एनर्जी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में अगर हम देखें तो जो अमेरिका है वो सरप्लस प्रोड्यूसर है ट्रेड में, एलएनजी, क्रूड, रिफाइंड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? दुनिया में पेट्रोलियम के प्राइसेस गिर रहे हैं। रशिया सप्लाई अगर बढ़ा देगा तो और गिरेंगे। इसीलिए ट्रंप साहब चाहते हैं कि रशिया से दोस्ती हो जाए, वॉर रुक जाए, कम से कम प्राइस स्टेबलाइजेशन हो। इसलिए वो रशिया के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि अगर रशिया और मिडिल ईस्ट ने मिलकर प्रोडक्शन बढ़ा दिया, अब देखिए दोस्त कौन कौन से हैं उनके, वो है सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्री, लेकिन जो दुश्मन है ट्रंप साहब के वो कौन है? रशिया है, ईरान है, वेनेजुएला है। तीनों के तीनों बड़े ऑयल उत्पादक हैं, और चाइना तीनों से खरीदता है। आप क्या रोक पाएंगे चाइना को? अगर इन तीनों ने बढ़ा दी सप्लाई और इंडिया और चाइना ने वहां से खरीदना शुरू कर दिया और ज्यादा मात्रा में, तो वर्ल्ड प्राइसेस गिरेंगे। जब वर्ल्ड प्राइसेस गिरेंगे तो जो एक्सपोर्ट अर्निंग होती है अमेरिका को पेट्रोलियम एक्सपोर्ट से, वो गिरेगी। तो नुकसान किसका हुआ? अमेरिका का। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और 3.8% डिक्लाइन एक्सपोर्ट अर्निंग का ऑलरेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सर्विस सेक्टर की, जिसको समझना जरूरी है। टूरिज्म को लेके अगर हम बात करें तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आ रहा है। वीजा टाइट कर दिए, ट्रैवल बैन कर दिया है, स्क्रीनिंग बढ़ा दी। दुनिया के समझ में यह आ रहा है कि यार अमेरिका इज अ होस्टाइल कंट्री। पता नहीं कौन कब आपको एयरपोर्ट पे तंग करेगा, क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कहाँ अटका देंगे, तो बेहतर है अवॉइड करो। जो टूरिस्ट अमेरिका जाना चाह रहा था वो कनाडा जाने लगे। और हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में? अगर हम देखें तो कुल मिला के जो ट्रेड है, टूरिज्म ट्रेड, उसका जो नुकसान है उसको आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। करीब 60 से 75 बिलियन डॉलर के नुकसान होने की उम्मीद है। मतलब जितना भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट नहीं है, उससे डबल तो वो नुकसान कर बैठेंगे सिर्फ टूरिज्म से। इसीलिए मैं कह रहा हूं ट्रंप साहब ने सोचा नहीं कि वो क्या कर रहे हैं।
पेनी वाइज पाउंड फुलिश, एक ये भी कहावत है। तो ट्रंप साहब शायद इस बात को नहीं समझ रहे। और टूरिज्म में आप देख लीजिए कि जहां पे 13.7% ग्लोबल मार्केट शेयर था, वो घट के 11% रह गया। अभी तो शुरुआत है और गिरेगा। अब बात करते हैं हम एजुकेशन सेक्टर की, जिसके लिए लोग विदेश जाते थे, अमेरिका जाते थे कि भाई हम इसमें काम करेंगे। जो अमेरिका का टोटल बिजनेस था एजुकेशन का, वो करीब $40 बिलियन का था। और इसमें अब आपने वीसा देना मना कर दिया, सब्सिडी देना मना कर दिया, तो कुल मिला के लोगों को ये लग रहा है कि शायद अमेरिका इज नॉट वेलकमिंग फॉरेन स्टूडेंट्स। इसीलिए चाइना के साथ एग्रीमेंट में एक कंडीशन डलवाई थी कि आप चाइनीज स्टूडेंट को पढ़ने देंगे, क्योंकि चाइना चाहता है कि अमेरिका की रणनीतियों को पढ़ के लोग वापस चाइना आए। उसमें चाइना का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। पढ़ा तो चाइना भी सकता है, लेकिन जो चाइना लोगों के दिमाग में चीजें डालना चाहता है वो सिर्फ डिग्री नहीं है, वो वर्क कल्चर है, वहां क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, इकोसिस्टम क्या है, ये सब सीख के आई और चाइना में अपग्रेड करी। ये है चाइना का पर्पस। डिग्री सर्टिफिकेट से उनको कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए उनका ये कहना है कि जो ये सब रिस्ट्रिक्शन से मार्केट जा रहा है, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अब जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि वहां जाएं। और जो इनटेक है स्टूडेंट्स की, वो करीब 8.5% गिर गई है। और एनुअल लॉस जो हो रहा है, इसके अलावा ट्यूशन, हाउसिंग, लोकल स्पेंडिंग करीब $4 से $6 बिलियन, $40 बिलियन यूनिवर्सिटीज को, और करीब $6 बिलियन के आसपास जो लोकल होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लोग किराए पे रहते थे, ये $6 बिलियन ये भी नुकसान हो रहा है। तो करीब 45 से $50 बिलियन यहाँ पे, और करीब $60 बिलियन जैसा हमने पहले देखा, वो हो रहा था नुकसान टूरिज्म में। तो 100 बिलियन से ज्यादा का तो नुकसान सर्विस सेक्टर ऑलरेडी दिखा चुका है ट्रंप साहब को। अब आपने आईटी सर्विसेज पे बैन लगाना है कि सब लोकल लोग ले लीजिए। भाई स्किल है, ओवरनाइट तो आती नहीं। तो ट्रंप साहब ने क्या किया, उन्होंने जब रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो इंडियन टेक्नोक्रेट्स वहां नहीं जाएंगे। ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो ऑफशोर इंजीनियर्स पे डिपेंडेंट है। और जब आप ज्यादा परेशान करोगे तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कहीं और चले जाएंगे। आपकी क्लाउड सर्विसेज आज जापान में भी है, यूरोप में भी है, इंडिया भी अपग्रेड कर रहा है। चाइना चलो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी जगह तो हम जा सकते हैं। ये समस्या है। तो कुल मिला के 3% की दर से वो भी स्थिति ऐसी हो रही है कि वो भी गिरता जा रहा है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या हो रहा है दोस्तों, कि जब से ब्रिक्स का डिक्लेरेशन आया है, मेरे पिछले वीडियो में आप देखिएगा कि क्यों तिलमिला रहे हैं ट्रंप साहब, उसका असर ये है कि अब हम डॉलर में मिनिमम डिपेंडेंसी चाहते हैं। ये दुनिया ने सोच लिया है, तो अल्टरनेट रास्ते निकल रहे हैं। अब आपको स्विफ्ट की जगह हम ब्रिक्स पे का सिस्टम दे दें, तो आप अमेरिका और 4-5 यूरोपियन देश, या मान लीजिए 25 यूरोप और एक अमेरिका छोड़ दीजिए, 30 देश हटा दीजिए, दुनिया के बाकी 150 देश अगर इस्तेमाल कर लेते हैं ब्रिक्स पे, तो क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए ट्रंप साहब ने धमकी दी है कि आप डॉलर को नहीं छेड़ोगे, नहीं तो मैं सब पे टैरिफ लगाऊंगा। घूम फिर के उनके पास एक ही हथियार रहा है कि मैं टैरिफ। और दूसरा, अमेरिकन बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज को भी अब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग चाहेंगे कि हम अमेरिकन कंपनीज के साथ डील नहीं करेंगे। और इसके अलावा जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर बाकी जो आपकी बैंकिंग सिस्टम है उनमें दिक्कत आ रही है। अब यूपीआई आने से आपको पता है कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं अमेरिका की, उनकी नींद उड़ी हुई है। वो बार बार जाके अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि यूपीआई के एक्सपेंशन को रोका जाए, नहीं तो हमारा क्रेडिट कार्ड बिजनेस खत्म हो जाएगा। और ये बात कई बार वो व्हाइट हाउस में अपनी रख चुके हैं। तो कुल मिला के दोस्तों स्थिति क्या है, अमेरिका जो अभी तक अपने आप को सॉफ्ट पावर बोलता था एंटरटेनमेंट में, टूरिज्म में, एजुकेशन में, अब ये सब जो एंटी इमिग्रेंट्स एंड एंटी फॉरेन टोन जो लिया है अमेरिका ने, इससे लोगों में नाराजगी है। तो जितने भी लोग फ्रेंचाइजी लेना चाहते थे अमेरिकन कंपनीज की, उन्होंने बंद कर दिया। लोग हेजिटेट कर रहे हैं अमेरिका से डील करने में। कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ जो एक गुडविल थी वो इलविल बनती जा रही, और इससे लॉन्ग टर्म असर अमेरिका को पड़ेगा। इसीलिए जब आप बात करते हो इवन रेगुलेटरी हर्डल्स जो है नेटफ्लिक्स और डिज्नी के, कि आपको यहाँ पे सिस्टम बनाना पड़ेगा, इंडियन लॉ से फॉलो करना पड़ेगा, ये सब चीजों से इनके लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों, कुल मिला के स्थिति ये है कि ट्रंप साहब
को अब ये समझना पड़ेगा कि जो टैरिफ फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है चलेगी नहीं। आपके एक्सपोर्ट्स खत्म होंगे, आपका रेगुलेटरी बैरियर है, एफिशिएंसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। आप ओवरनाइट ये नहीं कर सकते, आपको सिस्टमेटिक प्लान करना चाहिए। एक वीडियो में मैंने लिखा था कि अगर मेरे को ट्रम्प की जगह बैठना होता तो मैं कहता जो फिनिश्ड गुड्स है मैं सिर्फ उस पर टैरिफ लगाऊंगा, रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स में मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, ताकि मेरी यहाँ जो कंपनियां हैं वो सस्ते में रॉ मटेरियल खरीदें, कंपोनेंट्स खरीदें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें और फिनिश गुड्स भेजें, और फिनिश गुड्स जो अमेरिका में आता है मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा। ये एक लॉजिकल वे था अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपग्रेड करने का। लेकिन पता नहीं ट्रम्प साहब को किसने क्या सुझाव दिया, वो अपने ही जाल में लगता है फंस गए। तो डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस पे काम करना पड़ेगा, आसान नहीं है। अमेरिका इज 40% एक्सपेंसिव। आपको रिटेलिएशन से अब देखना पड़ेगा। आप हमें तंग करोगे तो जवाब भारत सरकार, चाइना, बाकी लोग भी देंगे, उसका आप क्या करोगे। और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन आपने क्या कहा, पॉलिसी शॉक, ओवरनाइट मैं ये कर दूंगा, वैसे काम चलता नहीं। तो इसीलिए जो ये कहा गया है कि अब हम 1 अगस्त से टैरिफ लगाएंगे, मुझे लगता है उसमें भी बदलाव हो सकता है। ट्रम्प साहब को धीरे धीरे समझ आ रही है, एक बार में तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं कि मैंने गलत डिसीजन लिए, लेकिन वक्त सबको सिखा देता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ट्रम्प साहब ये टैरिफ का खेल धीरे धीरे सॉफ्ट करेंगे? क्या अमेरिका के हित में है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।